हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया था जिसमें 20 या 22 क्वेश्चंस थे। आप लोगों को पहले से ही पता है कि यहाँ क्वेश्चन के सिर्फ आंसर नहीं बताए जाते हैं बल्कि क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाता है, यानी कि उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है। चारों ऑप्शन के बारे में बताया जाता है जिससे अगर उससे रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना आओ। 101% आपका एक नंबर जरूर उस क्वेश्चन से बन जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। जब भी कोई पर्वत पर चढ़ता है तो वो अकेला कोई नहीं चढ़ता है, उसके साथ में पूरा ग्रुप होता है, ग्रुप का एक लीडर होता है। भैया जी, अगर कोई अकेला चढ़ा और बीच रास्ते में मर मुरा गया तो कौन आके घर बताएगा कि हाँ ये मर गए हैं या इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके ये दिक्कत हो गई है। तो इसलिए पूरा ग्रुप चढ़ता है। ठीक है, ग्रुप का एक लीडर होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे ग्रुप का ध्यान रखे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करे, और अगर वो थक गए हैं तो उनको ले जाकर के साइड में कहीं ऐसी जगह बिठाए उनको कि वहां से वो गिरने का डर कम रहे। ठीक, ये सारी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई ऐसा उसमें है जो चढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होती है उसको चढ़ाने में मदद करे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक जिम्मेदारी और होती है कि वो ग्रुप लीडर जो होता है, हमेशा आपने सुना होगा कि लीडर जो होता है वो आगे चलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ग्रुप लीडर हमेशा पीछे रहेगा। हमेशा कहाँ रहेगा? पीछे चलेगा। पूरी टीम आगे चलेगी, वो पीछे चलेगा, ताकि कोई इधर उधर सड़क और ना जाए भैया, नहीं तो मर मुरा जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अब चलो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, उसकी हर प्रकार से सहायता करना, सभी लोगों की सहायता करना उसकी जिम्मेदारी है। भैया ग्रुप लीडर जो है उसकी जिम्मेदारी है हर प्रकार की सहायता करना। तो इसमें बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, इसका मतलब ये सही है। दूसरा है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा हमने आपको बताया कि हमेशा जो लीडर होता है वो आगे चलता है, लेकिन जब भी पर्वतारोहण में बात होगी तो हमेशा पूरी टीम आगे चलेगी, वो पीछे पीछे से सपोर्ट करेगा। ठीक, इसका मतलब ये गलत है। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, हाँ सही बात है। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो उन्हें रुकने के लिए कहना। नहीं नहीं, हमने कहा जो नहीं चढ़ पा रहे हैं उनकी मदद करो कि वो चढ़ें। ठीक, इसका मतलब ये गलत है। आप उसको भगा नहीं दोगे, ए भैया तुम नहीं चढ़ पा रहे चलो निकलो यहाँ से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका मूड है तो आप उसको मदद करो वो चढ़ पाए। आगे है जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, हर प्रकार से आपको ध्यान रखना है भैया, इसका मतलब ये भी सही है। तो हमारे हिसाब से ए सी ई जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। कौन सा है? ए सी ई। किसमें है भैया? ए सी ई, ये वाला देखो सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग शायद अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो धज्जियां उड़ा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ठीक है, चुनते हैं। कह रहा है कि गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। पहले समझ लो कि अरब सागर किधर है, बे ऑफ बंगाल किधर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये मैप है, इधर का इलाका पूर्वी, इधर का इलाका पश्चिमी, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो भारत के जो पूरब में है, भारत के जो पूरब में है वो बंगाल की खाड़ी है जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है भैया, क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये पूरब की साइड है, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? पश्चिम की साइड, तो ये है अरब सागर, ये है अरब सागर। और नीचे क्या है? दक्षिण की साइड, जो आपको दिखाई दे रहा है वो है हिंद महासागर। चलो हम छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। आप लोग हजम कर लीजिएगा भैया। ठीक, चलो श्रीलंका के ऊपर लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है गोवा और पुदुचेरी। आपको पता होना चाहिए गोवा कहाँ है। सर जी देखो गोवा यहाँ पर है, ये है गोवा, ये जो छोटा सा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर यही है। ठीक, और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर वो है राजस्थान।
चलो अभी फिलहाल हम लोग गोवा में पहुंचे हैं, अब चलते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी कहाँ है भैया? तो पुदुचेरी जो है वो यहां पर है, यहां पर, ये है पुदुचेरी। सही है, ये है गोवा, ये है पुदुचेरी। कह रहा है दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। दोनों अरब सागर में है भैया, ये तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है, ये अरब सागर की तरफ है ना, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। तुम जाओ तेल लेने भैया, तुम सही नहीं हो। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। अरे भैया गोवा और पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी की तरफ है, दोनों नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत, तेल लेने गया। कह रहे गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, तटवर्ती का मतलब समुद्र का किनारा है, ठीक है। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है। अच्छा भैया गोवा इधर है, गोवा ये है, ये बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, गलत है। इसका मतलब जो बच गया उसकी तो बल्ले बल्ले, वो तो अपने आप सही हो जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, देख लो पुदुचेरी जो बंगाल की खाड़ी का है, और जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है, देख लो अरब सागर का है। सही है, तो मैथ से पढ़िए हमेशा, कभी भी कोई चीज भूलेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। क्या क्वेश्चन बक रहा है भैया? क्वेश्चन देखो बक रहा है, क्या बक रहा है? निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? ऑयल रिफाइनरी कहां कहां है? तो वैसे आपको याद होना चाहिए कि भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर तेल निकलता है, जहां पर तेल पाया जाता है। सर जी कौन कौन है? बहुत ही बहुत ही आसान है। एक है आसाम, आसान से आसाम, ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, और यहां पर एक ये है, बताओ इसका नाम क्या है? क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। भैया ऐसे अगर कहीं भी फिंगर रख दिया जाए, उसका राज्य का नाम याद होना चाहिए, कहीं भी ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो ना। पहले एक बार पूरा फिलअप वाला देख लो कि हाँ यहाँ उत्तर प्रदेश है, उसके बगल में बिहार है, इधर आओगे राजस्थान है, ऊपर जाओगे हिमाचल प्रदेश, ऐसे सारी चीजें देख लो। उसके बाद मैप हटा दो, ब्लैंक मैप देखो, उंगली रख रख के देखो, किसी दूसरे से पूछो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, हमने 4 राज्यों का नाम बताया, एक का नाम बताया आसाम। देखो ये है भैया आसाम, ये सॉरी ये क्या हो रहा है, ये है आसाम, और ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, और ये है आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारत में तेल पाया जाता है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए आसाम में किस जगह पर है, तो कई जगह है, लेकिन एक जगह सबसे इंपॉर्टेंट है, डिगबोई, वो तो कंपलसरी आपको याद होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो खंबात की खाड़ी में पाया जाता है, और यहाँ पर देखा जाए तो मुंबई हाई पर पाया जाता है। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे, ये एग्जैक्ट है 176 किलोमीटर दूरी पर। यहाँ समुद्र में जब आओगे, यहाँ मुंबई है, यहाँ मुंबई है, यहाँ से 176 किलोमीटर जब दूर आओगे ना, तो एक इलाका है मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है, वहां तेल निकलता है। ठीक, 3 हमने बता दिया। यहाँ 2 नदी है, एक है कृष्णा, एक है गोदावरी, उनका जो बेसिन है जहां वो पानी ले जाकर के डालती हैं, वहां पर तेल निकलता है, जिनका नेम अगर लिखना चाहो तो लिख लो भैया, केजी बेसिन कहा जाता है इसको, के से कृष्णा, जी से गोदावरी। ठीक है, केजी बेसिन में पाया जाता है, और यहाँ पर मुंबई हाई पर पाया जाता है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी में, और यहाँ डिगबोई। ये 4 तो याद होने चाहिए। वैसे हमने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया है, अब आप खुद ही बता सकते हो कौन सा सही है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। हो पहला वाला ऑप्शन ही सही है। ए भैया इसमें उत्तर प्रदेश है इसलिए गलत हो गया, इसमें अरुणाचल प्रदेश है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु है, ये गलत हो गया। सही है, समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में घोर के पीना है, तब जाके पेपर अपने आप सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या फरमा रहा है? कह रहा है घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों या वर्णनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं, इसने कहा तो कर रहे हैं। पहला क्या कह रहा है? कह रहा है लेह। लेह कहाँ है भैया? भारत का एकदम ऊपर वाला, एकदम उत्तरी जो बिंदु है वो लेह का इलाका है। सही है, और लद्दाख की राजधानी है लेह। सही भैया, चलो लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। ठीक है, निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। ये एकदम सही बोला है। लेह का जो इलाका है वो सूखा इलाका है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जो ठंडा रेगिस्तान है, एकदम ठंडा, जहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो 2 मंजिला होते हैं। नीचे वाले पे सामान, बकरी, ये सब रखा जाता है, और ऊपर वाले मंजिला पे
आदमी लोग या जो भी हैं उनके सदस्य घर के वो रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है वो सही बोल रहा है। ये क्या हो गया भैया, पेन चेंज हो गई, अच्छी बात है, लो पहला वाला सही बोल रहा है। आगे बोला है हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं, ये जो हमने घर लगाया है ये हिमाचल प्रदेश का ही लगाया है। हिमाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी इलाका है जहां पर जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थरों को काट के बनाए जाते हैं या पक्की इमारत के बनाए जाते हैं, देख लो। लेकिन बांस के खंभे पे नहीं बनाएंगे भैया, ठीक, ये गलत लिखा हुआ है। अच्छी बात है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के गांव में लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। सही बात है, ये सही बोला है। राजस्थान का इलाका जो है वो रेगिस्तान का इलाका है जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। आपके घरों में जो अगर आप 10-20 साल पहले देखोगे तो जो आपके घर बने थे वो इतनी मोटी मोटी दीवार के बने थे, मिट्टी के बने थे। क्यों ऐसा बनाया जाता था? ताकि जो बाहर की गर्मी है वो घर के अंदर घुस ना पाए, इसलिए अंदर जो है वो ठंडा महसूस होता था। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो ईंट उट चलने लगी है, अब तो ये पक्के मकान बनने लगे हैं। राजस्थान वाले अभी भी गर्मी से बचने के लिए अपनी दीवारें जो है वो बहुत मोटी मोटी मिट्टी की बनाते हैं ताकि बाहर की जो गर्मी है, रेगिस्तान की जो रेत वाली गर्मी है, वो अंदर ना आ पाए, ताकि लोग ठंडक महसूस करें। और ऊपर जो है कटीली झाड़ियां का छत बनाते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि वहां जो छतें होते हैं एकदम सपाट बनी जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जब वहां पर बारिश होती है तो जो पानी इकट्ठा हो उस पर रुका रहे। अगर ऐसे बना देंगे तो पानी बह जाएगा। वो थोड़ा सा पानी को होल्ड करने के लिए उस पर झाड़ी ओड़ी रख देते हैं या झाड़ी के छत बनाते हैं ताकि बारिश हो कभी तो उस पर रुका रहे, वो भीगा रहे, ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही है। आगे लिखा हुआ है श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा है कि अधिकतर लोग मतलब ज्यादातर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। नहीं भैया, क्या वहां जमीन नहीं है क्या ज्यादातर लोग हाउस बोट में रहेंगे? हाउस बोट का मतलब जो पानी में तैरती हुई नाव है उस पर घर, क्या उसी में रहते हैं? नहीं, वो तो एक इंजॉय करने के लिए होता है। कुछ होता है ना, कुछ जैसे चाइना में आप देखोगे हाउस बोट को सामपान बोला जाता है, जहां पर उसी बोट पर खेती होती है। सही है, तो ये गलत है। अधिकतर लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोग रहते होंगे लेकिन ये गलत है। ठीक, सही कथन को चुनिए। कौन सा? ए वाला और सी वाला सही है। ये देखो भैया, ये डी वाला सही है। ठीक है, ए और सी सही था, इसलिए ए और सी डी वाले में सही है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से प्रस्थान करते हैं। कह रहा है कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। अच्छी बात है, छपा रहा है, उसमें क्या है? कह रहा है कि इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है। मतलब कुछ इस तरीके से कोई मैप छपा होगा भैया, और निचले दाहिने यहाँ पर एक पैमाना दिया गया है। पैमाना बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर है वो हमें बताता है कागज पर यानी मैप पर दूरी, मैप पर डिस्टेंस। और ये 110 मीटर जो है वो एक्चुअल में वास्तव में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, मैप पर तो छोटी दूरी है लेकिन वास्तव में 110 मीटर बहुत दूर होता है। सही है। अब कह रहा है कि किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। देखो, ये 9.8 सेंटीमीटर ये मैप पर है। मैप पर अगर 1 सेंटीमीटर है तो वास्तव में 110 मीटर होता है। अगर 2 होता तो 2 से गुणा करते, 3 होता तो 3 से गुणा करते। वैसे हमारे पास 9.8 सेंटीमीटर है, 9.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? बहुत ही आसान है, बस इस खाली 9.8 में 110 से गुणा कर दीजिए। सही है, समझ में आ रहा है? जब आप गुणा करेंगे तो यहां से ये तो खा गया पहले दशमलव, इसका मतलब यहाँ 98 बचा, यहाँ 11। आपको जैसे गुणा आता है वैसे करिएगा। यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। वास्तव में 1078 मीटर की दूरी है एक्चुअल में। सही है, समझ में आ रहा है? लेकिन ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। ऑप्शन में कह रहा है कि सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं भैया, मीटर है। तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। सेंटीमीटर नहीं मीटर होता तो हम मान सकते थे। कह रहा है कि 107.8 मीटर, नहीं, ये भी नहीं सही है। ये दोनों किलोमीटर में है तो हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर में
1078 में कितने से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे, तो ये बन गया किलोमीटर। सही है। अब ये 3 जीरो से जब इधर पॉइंट, यहां पॉइंट लगा होता है, 3 अंक खिसकेगा तो यहां के बैठेगा, इसका मतलब 1.078 इतना किलोमीटर। ये आंसर हो गया। कहां है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आराम से सुनिएगा। ये पैमाना है, पैमाने को जैसा लिखा है वैसा नोट कर लीजिएगा, या पेपर पे आपके लिखा रहेगा। ध्यान से सुनिए। 1 सेंटीमीटर बराबर है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ इतना मीटर है, तो मान लिए इतना मीटर है। सही भैया, मिट जाओ, इतना गलत लिखोगे। चलो, इतना मीटर है। आपने पैमाना ऐसे गोद दिया, दिमाग लगाना कुछ भी नहीं, एकदम आराम से देखिए। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये वाला आपसे पूछेगा, और अगर इधर वाला दिया है तो इधर वाला पूछेगा। अगर कभी भी इधर वाला दे और इधर वाला आपसे पूछे तो हमेशा हमारी तरह गुणा कर दीजिएगा, और अगर उल्टा दे, इधर वाला दे और इधर वाला पूछे तो भाग दे दीजिए। सही है, दोनों तरीका आपको बता दिए हैं। कभी अगर पैमाना लिखिए, इधर वाला दे इधर वाला पूछे तो गुणा कर दीजिए, और अगर इधर वाला दे इधर वाला पूछे तो भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ब्रॉन्ज यानी जिसको आप लोग कांसा बोलते हो के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कर रहे हैं भैया। कह रहा है आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं। सही है, आदिवासी लोग बहुत पहले से इसका उपयोग करते रहे हैं। ठीक है, कक्षा 4 की बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 3 4 5 पढ़ लो, बेड़ा पार है। 3 4 5 बेड़ा पार। सही है, ये सही है। आगे, ब्रॉन्ज का रंग जो है चमकीला पीला होता है। नहीं, देखो हमने आपके सामने 3 बनाया है, ये है, ये है, ये है। इसमें ये जो है, इसमें ये जो है वो है गोल्ड, ये जो है वो है सिल्वर, और ये जो है वो ब्रॉन्ज है। देख लो, चमकीला पीला है? नहीं भैया, हल्का भूरा है, हल्का भूरा है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, आपको पता चल गया? ठीक है, काट दे रहे हैं। ब्रॉन्ज को कॉपर यानी तांबा और जिंक के मिश्रण को पिघला कर बनाया जाता है। गलत। कॉपर तो रहता है, इसमें जो रहता है वो कॉपर तो रहता है, लेकिन इसने क्या बोला है, जिंक। जिंक नहीं होता है, टिन होता है। क्या होता है? टिन होता है। सर जी ये टिन क्या होता है? कॉपर तो आपने बता दिया, तांबा हम जान गए, लेकिन ये टिन क्या होता है? अरे रांगा का नाम सुने हो? रांगा, जो शोल्डर वोल्डर में कहते हैं जाओ रांगा ले आओ, जो तार ऐसे करते हो तुरंत टूट जाता है, वही है भैया टिन यानी रांगा। चलो हम रांगा लिख दे रहे हैं। ये कॉपर और टिन ये दोनों पिघला करके बनाया जाता है ब्रॉन्ज यानी कांसा। ये तो बोला है जिंक को पिघलाया जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोला है। ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व तो गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ सही है, ये जो कॉपर है वो भी गहरी खान से मिलता है, टिन वो भी गहरी खान से मिलता है। इसका मतलब ये सही है। कह रहा है सही कथन चूज करिए, तो ए और डी ये दोनों सही है। जिसमें ए और डी है वो हमारा सही है। किसमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? बल्ले बल्ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कल्ले कल्ले पढ़ रहे हैं, है ना? चलो, एक महान आत्मा, इनका नाम क्या है देखते हैं। ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पहला ऑप्शन बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी। तो सबसे पहले ये जो ओलंपिक हुआ था 2000 में, ये कहाँ हुआ था? सर जी ये सिडनी में हुआ था। वैसे ये सब जानना नहीं है, लेकिन याद रखो तो अच्छी बात है, नॉलेज जितना मिल जाए उतना फायदा है। कहाँ है सर जी? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अच्छी बात। वेट लिफ्टिंग का है, इसका मतलब वजन जो उठाया जाता है ना? तो वेट लिफ्टिंग में कई कैटेगरी होती है, 54 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। ये कितने वाली थी? तो ये वेट लिफ्टिंग में 54 किलोग्राम थी। खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला है और मेडल जीती है। तो मेडल कौन सा जीती है? सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कांस्य पदक।
अब सर जी इनका नाम बता दीजिए, नहीं तो बहुत पेट में चूहा कूद रहा है, कैसे बताए, है ना। चलो भैया, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुआ था। ठीक है, इन्होंने जीता था कांस्य पदक। और ये कहाँ की रहने वाली है, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप जल्दी से बता दीजिएगा, आंध्र प्रदेश। तो इतनी जानकारी है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ये उनका फिगर है, देख लीजिएगा भैया, उनका चेहरा है। ठीक है, ये देखो लटकाए हुए हैं अपना पदक। चलो नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। नहीं हल करेंगे, आप लोग तो कर ही सकते हैं ना, इसको बना हुआ है आंसर, देखो आपके सामने छपा हुआ है। कह रहा है रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, देख लो पंजा गुलाबी है, रंग स्लेटी है। गुटर गू करता हूं, यही एक चिड़िया ये जो गुटर गू करती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, कबूतर। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं भैया, देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, आंसर कबूतर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं, ये उनका छत्ता है, ये मधुमक्खियां फैली हुई हैं, इसमें मधु भी होगी, मक्खियां तो है ही हैं। कह रहा है किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। सही बात है, केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती है। देखो मधुमक्खियों में 3 कैटेगरी होती है, एक नर मधुमक्खियां होती हैं, एक रानी होती है, और तीसरी जो होती हैं वो श्रमिक होती हैं। श्रमिक का मतलब होता है वो काम करती रहती हैं, वही छत्ता बनाएंगी, वही जाएंगी मकरंद लेकर आएंगी, वही शहद का निर्माण करेंगी, सारी चीजें उन्हीं की जिम्मेदारी हैं, जिनको श्रमिक नौकर बोला गया है। सही है। अच्छा, अगर कोई कहे कि नर और इसको पहचाने के कैसे, बहुत ही आसान है। नर की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, नर की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, और जो श्रमिक होती है ना, उसका जो पेट जो लंबा होता है, बस यही पहचान है। और रानी मक्खी को कैसे पहचानेंगे, सभी मक्खियों में सबसे बड़ी जो मक्खी है वो रानी मक्खी है। रानी मक्खी सिर्फ अंडे देती है, बाकी वो कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है। सही है। चलो, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, ये ऑप्शन सही है। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, अभी अभी बता दिए। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नहीं भैया, नर थोड़ी ना बनाती हैं, वो तो श्रमिक बनाती हैं, इसका मतलब ये गलत है। नर मधुमक्खियां रस की खोज में, लो देखो रस की खोज में उनको दौड़ा रहा है। नहीं भैया, ये रस की खोज में नहीं दौड़ती हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से सही कथन कौन है, केवल ए और बी, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नर मधुमक्खियां कहीं नहीं जाती हैं, वो बहुत अस्कती मानी जाती हैं, वो काम नहीं करती हैं। ठीक है, बैठ के खाएंगी सिर्फ। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है। सभी को पता है कि दुनिया में 71% पानी है, पृथ्वी पर 71% पानी है, मतलब पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन उस 71% को अगर मान लिया जाए 100% है, तो 100 में से भैया जी सिर्फ 2.7% ऐसा है जो पीने योग्य है, जिसको हम पी सकते हैं। बाकी 97.3% ऐसा है जो पीने योग्य नहीं है, जो लवड़ी है, इसका मतलब जिसमें साल्ट बहुत ज्यादा है, जो महासागरों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है। हमारे पास 2.7% ऐसा जल है जो फ्रेश वाटर है, जिसको हम पी सकते हैं, लेकिन आप पूरा नहीं पी सकते हो, क्योंकि अभी बता रहे हैं कहाँ कहाँ है। बाकी जो 97.3% है वो तो महासागरों में है। कहाँ भैया, महासागरों में है। आपको पता है ना 11-12 महासागर है। नहीं भैया, 5 महासागर हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, और 7 महाद्वीप हैं, ये भी याद होना चाहिए। इस 2.7% में कुछ जल नदियों में है, कुछ जल झीलों में है, कुछ जल भूमि के अंदर है, कुछ जल पहाड़ों पर है, जो बर्फ का जो पहाड़ होता है वो ग्लेशियर जिसको बोला जाता है उस पर है। तो इसी में बंटवारा हो रहा है। ये तो महासागर अलग लेके चला गया है। आपको पता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, सबसे गहरा स्थान उसी में है।
एक 11,034 मीटर जिसकी गहराई है, मेरियाना गर्त जिसका नेम है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? 2.7%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? बीन आपने इधर उधर कहीं देखा होगा, जो सपेरे होते हैं, जो सांप निकालने वाले होते हैं, वो ऐसे मुंह में लगा के बजाते हैं, वो बीन होती है। देखो आपके सामने है। तुम्बा क्या होता है? ये देखो, ये बीन है, ये तुम्बा है। चलो हम लिख भी दे रहे हैं भैया, ये बीन है, ये तुम्बा है। ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये बनते किससे वो पूछ रहा है। तो आपको ये और ये कुछ देख करके पता चल रहा होगा किस आकार का है। तो हम ही आंसर बता देते हैं, ये लौकी का बना हुआ है, सूखी लौकी। ये लौकी का बनता है, ये और वो। और ये भी है, इसका नेम है खंजरी। सर जी ये क्या होता है? खंजरी, ये क्या है? अरे गांव में इसको खजड़ी कहते हैं, खजड़ी जो ऐसे ऐसे बजाया जाता है, वही तो है ये। खाली लिखा है खंजरी, तो कहोगे ये क्या लिखा हुआ है सर जी? खंजरी नहीं, ये खजड़ी जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे बजाया जाता है, वही चीज है। तो ये तीनों चीजें किससे बनाई जाती हैं? सूखी लौकी से बनाई जाती हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बिकम द मेजर मीडियम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ईवीएस? ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? कौन सा? शिक्षक बनना चाहिए, या छात्र बनना चाहिए, या पर्यावरण बनना चाहिए, या माता पिता बनना चाहिए? तो भैया अगर सिर्फ आप शिक्षक से सीखोगे तो सारी चीजें नहीं सीख पाओगे, आपको कुछ चीजें रटनी पड़ जाएगी। इसका मतलब शिक्षक नहीं सही है, छात्र नहीं सही है, माता पिता नहीं सही है। ईवीएस, ईवीएस में तीन चीजों का समावेश होता है। एक तो पर्यावरण भी पढ़ाया जाता है, एक साइंस भी पढ़ाया जाता है, एक आसपास पड़ोस की दुनिया भी पढ़ाई जाती है, सही है। तो ये तीनों चीजें पढ़ाई जाती हैं, इसलिए हमारा सबसे अच्छा जो सीखने का वो होना चाहिए, वो पर्यावरण के माध्यम से, इधर उधर के माध्यम से, मतलब आसपास पड़ोस के माध्यम से जो चीज सीखेंगे हम, वो हमेशा हमें याद रहेगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर टीचिंग द थीम प्लांट्स, मीना कंडक्ट अ फील्ड विजिट ऑफ स्टूडेंट टू द पार्क। दिस वुड सपोर्ट द स्टूडेंट टू। थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा? उससे कौन सी एबिलिटी उनको, मतलब उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या सीखने को मिलेगा, वो चीज आपसे पूछा जा रहा है। क्या पढ़ाया गया? पौधों, एक थीम थी पौधों, पौधों के बारे में बताया गया। उसके बाद ले गए पार्क में उनको टहलाने के लिए बच्चों को। अब उनसे क्या सीख मिलेगी? देखो, पहला है कि मेमोराइज द थीम, थीम याद रखने में मदद मिलेगी। सिर्फ नाम याद रहेगा कि हाँ ये पौधा है बस, नहीं, ये गलत है। ये है रिकॉग्नाइज द प्लांट्स इन द पार्क, पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। सिर्फ पौधे ही पहचाने जाएंगे? नहीं भैया, ये भी नहीं सही है। देखो लिखा हुआ है, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के से संबंध करने में मदद मिलेगी। जो हमने कक्षा में पढ़ाया उसमें क्या क्या होता है, पत्तियां क्या होती हैं, फल क्या होता है, रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है, इस सारी चीजों दिखाने के बाद, बताने के बाद गए पार्क में, तो सारी चीजें जब वो देखेंगे तो वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग कर पाएंगे कि हाँ ये फल है, ये स्टेम है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा। कह रहा है पार्क में मस्ती करने की मदद मिलेगी। वाह भाई वाह, कुछ लोग होते हैं जो यही ऑप्शन सही कर देंगे, अपने हिसाब से नहीं चूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। जो लिंग संबंधी जो धारणा है वो किसके बारे में बात करती है? तो देखो, कह रहा है कि यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं भैया? आगे, ये महिलाओं के विषयों से संबंधित है। हाँ, जो हम लोगों को गलत धारणा हो गई है, सिर्फ लिंग का मतलब होता है उसमें सब आ गए ना भैया, महिला पुरुष सब आ गए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लिंग संबंधी कोई भी अगर वो होता है तो हम समझते हैं महिलाओं के बारे में। ये गलत धारणा है, यही ऑप्शन सही है,
यही ऑप्शन सही है। वो पूछ रहा है गलत धारणा की पहचान कीजिए। हम लोग यही जानते हैं महिलाओं के विषय से संबंधित है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये गलत धारणा पूछा था, तो ये गलत धारणा लोगों में है, अभी भी है। चलो उसको खत्म करो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले परिवार का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपका परिवार है ना, पड़ोसी का परिवार, आपके चाचा का परिवार, मामा का परिवार, नाना का परिवार, दादा का परिवार, ये सारे परिवार, ठीक। लेकिन परिवार का मतलब सिर्फ यही परिवार नहीं होता है। परिवार का मतलब होता है ये एक सामाजिक संस्था है जो आपसी सहयोग से उसमें सबसे पहले वरीयता बनी रहती है कि ये बड़े हैं, उससे छोटे हैं, उससे छोटे हैं, उससे छोटे हैं, और सब एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिवार। जैसे विद्यालय का स्टाफ भी एक परिवार होता है, उसमें भी देखो एक लेवल बना रहता है, एक हेडमास्टर, उनसे नीचे, उनसे नीचे, उनसे नीचे, उनका मेन उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा देना, सही है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उद्देश्य पैसा कमाना या पेट भरना है, नहीं, उनका उद्देश्य ये है कि वो बच्चों को शिक्षा दें। ऐसे किसी कंपनी का उद्देश्य होता है कोई चीज सेल करे, तो वो कंपनी वाले जितने लोग हैं वो पूरी एक फैमिली है, ठीक है। तो अपना जो परिवार है वही सिर्फ परिवार नहीं होता है, ये एक सामाजिक संस्था है। कहीं भी आप 2-4 लोग हो, अगर उसमें लेवल बना हुआ है और उसमें सब लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं मिलजुल कर सहयोग से, तो उसको परिवार बोलेंगे। तो ये ही अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। अभी हमने बताया कि परिवार बिना रक्त संबंध के भी हो सकता है भैया। देखो जैसे स्टाफ है आपका, किसी स्कूल का स्टाफ है, तो क्या उसमें ताऊ का लड़का, उनके मामा का लड़का सिर्फ रक्त संबंध वाले हैं? नहीं, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। आगे बोला है दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता भैया, वो भी हो सकते हैं परिवार का सदस्य। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। ये 100% सही है। जैसा आपका वो रहेगा वैसा उसका उद्देश्य रहेगा। तो परिवार अलग अलग होंगे, किसी की स्टाफ का परिवार होगा, किसी की कंपनी का परिवार होगा, किसी के घर का परिवार होगा, तो ये भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है। परिवार अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, सिर्फ आपका परिवार ही परिवार नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। मौसम अगर बदल रहा है तो लोग एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर वो मौसम बदल गया, फिर पुराना मौसम आ गया, तो फिर पुरानी जगह आ जा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं? क्या उसको ट्रांसहुमेंस, ऋतु प्रवास बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं? आप्रवास बोलते हैं? या नोमैड्स, खाना बदोशी बोलते हैं? बहुत ही आसान है। ऋतु परिवर्तन का देखो, तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन, मौसम के हिसाब से। जैसे स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर है, तो बहुत देश, लेकिन 2 याद आ रहा है तो हम बता दे रहे। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे 2 ऐसे देश हैं जहां पर अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वहां, वैसे तो पहाड़ी इलाका है, वो पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो नीचे वाले लोग जो हैं वो छोड़ करके पहाड़ के ऊपर जाके बसने लगते हैं। जो नीचे का एरिया है वो चरागाह खत्म हो जाता है, मतलब जो घास फूस रहती है ना वो खत्म हो जाती है, तो लोग जो हैं वो ऊपर जाने लगते हैं, सही है। तो ऐसी चीज को, यानी ऋतु बदल रही है तो वो लोग भी बदल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और जब फिर ठंडी आएगी तो फिर नीचे आएंगे। ऐसे ही आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में जो जनजाति होती है, गद्दी या बकरवाल, ये लोग हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो पहाड़ से नीचे उतर आते हैं, खाड़ी में चले आते हैं, उसके बाद जब थोड़ा मौसम शांत होता है फिर ऊपर चले जाते हैं, सही है। तो ये ऋतु के हिसाब से बदल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास। सर जी ये बताइए विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब, जैसे आपका घर मान लेते हैं लखनऊ में, मान लेते हैं कि लखनऊ में, और आपके पापा का मूड बदल गया, अब वो सोच रहे हैं कि अब हम चलते हैं कि अजमेर में रहते हैं, तो वो लोग अब वहाँ चले गए। वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने ठंडी देखा उसके बाद वहाँ चले गए, गर्मी देखा, नहीं, हमारा मूड था अब हम वहीं रहेंगे, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, सही है। और ये क्या है? आप्रवास, माइग्रेशन क्या होता है? जैसे कुछ लोग कमाने जाते हैं, मान लो कि अगर कोई आदमी है इंडिया छोड़ करके बांग्लादेश चला गया,
या उधर अमेरिका चला गया, वो ये नहीं देख के गया है कि मौसम चेंज होगा तो हम वापस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गया है, कुछ दिन के लिए रहने के लिए गया है, फिर वापस आएगा, तो उसको बोलते हैं आप्रवास। खाना बदोशी क्या होती है? ये लोग जो ऐसे होते हैं ना, जैसे अपना चारा वो मवेशी उसी लिए रहते हैं, जानवर वानवर लिए रहते हैं, उसके बाद एक जगह डेरा ओरा डाले, वहां जितना काम वाम करना है, मतलब जो भी वो काम वाम करते हैं वो, और जो उनके मवेशी हैं, जो जानवर वानवर हैं, जो घास और चर गए, उसके बाद देखे ना हमारे खाने का कुछ बचा है ना उन मवेशियों के खाने के लिए बचा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अब चलो भैया इस जगह को छोड़ते हैं, चलते हैं दूसरी जगह। फिर वो गए दूसरी जगह, फिर वहां किए जितनी घास ओस है वो चारे ओरे वो लोग खा गए, है ना, जो मवेशी हैं, और जितना वहाँ काम धंधा जब बंद हो गया फिर वहाँ से बदल देंगे। ऐसे ऐसे बदलते रहते हैं, इधर फिर उधर फिर उधर फिर कहीं और फिर कहीं और, है ना, तू नहीं तो कहीं और, है ना, वही वाला, तो उसको बोलते हैं खाना बदोश। समझ में आ रहा है? ऋतु प्रवास इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? जो आप खेलते कूदते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो उसका लक्ष्य क्या नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विनिंग, नहीं भैया ये तो गलत है। कोई भी खेल खेलो तो उसका मतलब ये नहीं होता है सिर्फ हमें जीतना है, नहीं, उससे समाज में क्या हो रहा है, समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ों का पता चलता है। किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर कोई जीत गया है और तुम हार गए हो तो तुम्हें कैसा वो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उससे हमें सीख मिलती है। तो ये जीतना उसका मकसद नहीं है, इसका मतलब यही सही हो गया, क्योंकि खेल कूद का लक्ष्य नहीं है तो जीतना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बाकी संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं ये तो सही है। मानसिक सतर्कता, जब आप कोई मैच खेल रहे हो उसमें हार रहे हो तो क्या गाली गुलोज करने लगोगे? नहीं, वहीं आपको सीख मिलेगी कि हमें कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो ये चीज बताता है। भावनात्मक परिपक्वता, कुछ लोग हार जाते हैं तो रोने लगते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें अगर खेल खेलोगे, एक दो बार हारोगे ना तो आपका मेंटल जो है वो मेंटल एबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी मजबूत होगी, इसीलिए खेल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा सही वो है विनिंग, यानी जीतना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कह रहा है फॉर क्लास 5th स्टूडेंट द करिकुलम ऑफ ईवीएस शुड इंक्लूड कंटेक्स्ट रिलेटेड टू, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। आपके हिसाब से क्या शामिल होना चाहिए? चलो पहला है, कह रहा है खुद, हम खुद ही शामिल हो जाएं उसमें, नहीं भैया हमारे शामिल होने से कुछ नहीं होगा, ठीक, इसका मतलब ये गलत है। घर को शामिल कर दिया जाए, सबके अलावा घर को शामिल कर दिया जाए, नहीं, किसी के घर को शामिल करने से नहीं होगा कुछ। स्कूल को शामिल कर दिया जाए, अरे भैया स्कूल तो शामिल है, स्कूल तो शामिल है, उसमें जब पढ़ाई हो रही है स्कूल में तो स्कूल के बारे में कुछ चीजें बताई जा रही है, स्कूल के शामिल करने से कुछ नहीं होगा। ये देखो लिखा हुआ है पड़ोस और बड़े पैमाने पर पूरा समुदाय, मतलब जिस समुदाय में वो रह रहा है उस समुदाय को उसमें शामिल किया जाए, आसपास पड़ोस को शामिल किया जाए, तब ईवीएस की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एन असेसमेंट टूल विच कलेक्ट्स नॉट जस्ट द बेस्ट but all kinds of a child's work or activities done over a period of time is, एक आकलन उपकरण, एक आपको आकलन उपकरण बताना है जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका सही है पोर्टफोलियो। सबसे पहले पोर्टफोलियो जान लो, होता यह है पोर्टफोलियो एक कोई वो नहीं है भैया, कोई मनुष्य नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है, एक फाइल वो अलग से बन के नहीं आती है, कोई भी एक फाइल बना लो, ठीक है, कोई भी एक फाइल होती है, उसमें किसी बच्चे का पूरा रिकॉर्ड लिखा होता है, डे वाइज लिखा होता है, मतलब आज वो बच्चा क्या पढ़ा है उसको नोट किया गया है, कितना उसने सीखा है नोट किया गया, क्या पहन के आया था नोट किया गया, उसका स्वभाव कैसा है नोट किया गया, अगले दिन फिर आएगा क्या पहन के आया है नोट किया गया, कैसा पढ़ रहा है नोट किया गया, कैसा सीख रहा है नोट किया गया, किसी से मार कर रहा है कि नहीं कर रहा है नोट किया गया, उसकी राइटिंग कैसी है नोट किया गया, उसके बाद कितना क्वेश्चन कर रहा है नोट किया गया। ये सारी चीजें डिटेल में एकदम नोट रहती हैं, डे वाइज नोट रहती हैं, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो।
सही है, पोलियो नहीं भैया, पोलियो ना कह दीजिएगा, पोर्टफोलियो। सही है, तो ये पोर्टफोलियो है। अगर किसी बच्चे के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, उसी का पोर्टफोलियो उठा लीजिए, डे वाइज पता चल जाएगा कि वो बच्चा कैसा है, कैसे उसके घर वाले हैं, कैसा पहन के आता है, उसके जो उनके घर के बच्चे हैं उनकी कैसे होंगे, ये सारी चीजें किसी एक बच्चे के थ्रू आप जान सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, डर लग रही है पढ़ने में, पढ़ें, देखें क्या कह रहा है। ईवीएस इज विजुअलाइज्ड एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बिकॉज, ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि, ये सबको एक साथ लाता है क्योंकि, आगे देखो कह रहा है इट ड्रास insights from the sciences, social sciences and environmental education। ये विज्ञान, क्या लिखा हुआ है, ये विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। यही तो हमने बताया, इसमें तीन चीजें होती है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण। ईवीएस में तीन चीजें पढ़ाई जाती है भैया। क्लास, और ये भी सुन लो, क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं है, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसमें ईवीएस चलती है। इसमें ना सामाजिक विज्ञान चलता है, ना साइंस चलती है, ना पर्यावरण चलता है। इन तीनों का मेल ईवीएस बोला जाता है। सही है, सिर्फ एक बुक चलती है ईवीएस। समझ में आ रहा है। अब कोई कहेगा सर जी अगर ईवीएस तीनों बुक का मेल है तो फर्स्ट सेकंड में क्यों नहीं है? फर्स्ट सेकंड में कुछ चीजें अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में, जो भाषा की किताब है या जो गणित की किताब है, उसी में कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा अपने विषय के बारे में तो सीखे ही, प्लस पास पड़ोस के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखता रहे। और जैसे ही बच्चा 3 में जाता है तो उसको एक बुक नई सी मिल जाती है जिसका नाम है ईवीएस। सही है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। इसमें 3 चीजों को समावेश किए हुए, बाकी सब गलत है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चन का सत्यानाश हो गया है। आपको लग रहा होगा कि 20 है, लेकिन हमने इतना ज्यादा बता दिया है कि अगर आप उसको करने बैठेंगे तो कम से कम 50 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो भैया, जितने क्वेश्चन आपके सही हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।